Hello everyone and welcome to Panacea. In this video we are going to learn about local government in India. आपको पता है कि इंडिया में 3 tiers ऑफ गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट्स, जो दोनों रूरल और अर्बन एरियाज में काम करती हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम रूरल एरियाज में काम करने वाले पंचायती राज सिस्टम के बारे में जानेंगे। वी विल सी कि ये पंचायती राज सिस्टम हिस्टोरिकली कैसे इवॉल्व हुआ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसके रिगार्डिंग क्या क्या प्रोविजंस है और इन प्रैक्टिस पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के क्या इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट अस स्टार्ट विद दिस लेक्चर। तो एक ब्रॉड आउटलाइन आपको पता ही होगा कि पंचायती राज सिस्टम किस लेवल पे आता है इंडिया की 3 टियर गवर्नेंस स्ट्रक्चर में। तो सबसे ऊपर होती है यूनियन गवर्नमेंट, फिर उसके नीचे होती हैं स्टेट गवर्नमेंट्स और उसके नीचे रूरल और अर्बन एरियाज के लिए 2 अलग अलग टाइप की लोकल बॉडीज हैं। रूरल एरियाज की लोकल बॉडीज को कहते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और अर्बन एरियाज में जो लोकल बॉडीज होती हैं उन्हें अर्बन लोकल बॉडीज के नाम से जाना जाता है। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में वील बी फोकसिंग ऑन द रूरल एरियाज, दैट इज द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस बनाने इंपॉर्टेंट क्यों है? व्हाई इज इट सो इंपॉर्टेंट? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पंचायती राज? तो अगर हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, फ्रीडम फाइटर्स, इनके आइडियल्स देखें तो पंचायती राज के लिए एडवोकेट करने वाले सबसे बड़े इंसान, उनका नाम है महात्मा गांधी, एंड ही हैड द आइडियल्स ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन एट विलेज लेवल्स। तो उनके हिसाब से ग्राम स्वराज क्या है? ग्राम स्वराज का मतलब यह है कि विलेजेस अपने आप में एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, इंडिपेंडेंटली अपने आप को गवर्न करने वाली एक बॉडी है। तो जितने भी विलेजेस हैं वहां पे इंडिया का ट्रू सिग्निफिकेंस, इंडिया का ट्रू एसेंस रिजाइड करता है, वहीं इंडिया की ट्रू वैल्यूज रिजाइड करती है, ऐसा गांधी जी का मानना था। तो व्हाट ही सेड इज हिज आइडिया ऑफ ग्राम स्वराज इज दैट इट इज अ कंप्लीट रिपब्लिक, इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स नेबर्स फॉर इट्स ओन वाइटल वांट्स एंड येट इंटरडिपेंडेंट फॉर मेनी अदर्स इन विच डिपेंडेंस इज नेसेसरी। तो इसका मतलब ये जो हम डेमोक्रेटिकली डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं पावर को, वो गांधी जी के आइडियल्स के ऊपर बेस्ड है, गांधी जी की विलेज पंचायत और ग्राम स्वराज के आइडियल्स के ऊपर ही बेस्ड है। और क्या सिग्निफिकेंस है? इसी आइडियल को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंडर आर्टिकल 40 में लिखा गया। दोस्तों आपको यह पता होना चाहिए कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है वो गवर्नमेंट को कुछ डायरेक्शंस प्रोवाइड करते हैं कि उन्हें गवर्नेंस किस तरह से करनी चाहिए, किन आइडियल्स को फॉलो करना चाहिए और किन ऑब्जेक्टिव्स के लिए काम करना चाहिए। तो आर्टिकल 40 में क्लियरली मेंशन्ड है कि स्टेट को विलेज पंचायत बनाने चाहिए और उन्हें कुछ ऐसी पावर्स और अथॉरिटी देनी चाहिए ताकि वो सेल्फ गवर्नमेंट कर सके। मतलब विलेजेस अपने आप में एक गवर्निंग इंस्टीट्यूशन बन सके, अपने रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करना है, अपने फाइनेंसेस को कैसे बढ़ाना है, अपने बिजनेसेस, अपने एग्रीकल्चर को कैसे इंप्रूव करना है, ये सारी पावर्स विलेजेस के पास पंचायत के तौर पे होनी चाहिए। पर ये आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जस्टिशिएबल नहीं है, ये कोई कंपल्शन नहीं है गवर्नमेंट के ऊपर बनाना। तो इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद भी कई सालों तक पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड नहीं थे, कंपल्सरी नहीं थे और एक ऑप्शनल मेथड की तरह उन्हें लगाया जाता था। और भी कुछ सिग्निफिकेंस है। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल पावर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स और पॉलिटिकल पावर्स ये सब ग्रास रूट लेवल तक जानी चाहिए। तो उसे ग्रास रूट लेवल पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी से भी डिस्क्राइब किया जा सकता है। आपको पता है कि हमारी कंट्री एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है जिसमें हम अपने में से कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं जो पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज में हमें रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा ही कुछ सिस्टम गवर्नेंस के लिए विलेज लेवल पे भी होना चाहिए। यही ग्रास रूट्स पॉलिटिकल और पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी हमें कहता है। प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी फॉलो करने के लिए भी हमें पंचायती राज की जरूरत है। प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी क्या कहता है? वो ये कहता है कि सबसे लोएस्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट सबसे पास होता है पब्लिक के, तो सारे डिसीजन मेकिंग जो होनी चाहिए, जो मैक्सिमम पॉपुलेशन को अफेक्ट करती है, वो लोएस्ट लेवल पे होनी चाहिए और जितने भी सब्जेक्ट उसके अलावा बाकी रह जाएं वो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के पास होने चाहिए। इसका मतलब प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी के हिसाब से विलेज पंचायत के पास ऐसी पावर्स होनी चाहिए ताकि वो अपने एक सेल्फ गवर्निंग इकोसिस्टम बना सके। तो हमारी कंट्री के रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में 3 लेवल देखे गए हैं। जिला परिषद जो डिस्ट्रिक्ट पंचायत कहलाता है, इंटरमीडिएट पंचायत या पंचायत समिति जो इंटरमीडिएट लेवल या ग्रुप ऑफ विलेजेस के लेवल पे देखा जाता है, एंड फाइनली हर एक विलेज के लिए अपनी अपनी एक ग्राम पंचायत। तो इस एवोल्यूशन को देखते हैं कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस कैसे आज जिस शेप में हमें दिखते हैं वो कैसे यहां तक पहुंचे हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली ये कंपलसरी तो नहीं थे। तो आज की डेट में ये कैसे आए हैं, इसका एवोल्यूशन जानते हैं।
सबसे पहले इंडिपेंडेंस के बाद 1957 में बनी बलवंत राय मेहता कमेटी। इस कमेटी को यह काम दिया गया कि जो भी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स रूरल लेवल पे चल रहे हैं उनको इंस्पेक्ट करें और कुछ सजेशंस दे कि पंचायती राज को कैसे हमें इंप्लीमेंट करना चाहिए। तो उसने 3 टियर स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट किया। क्या? जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पे और ग्राम पंचायत विलेज लेवल पे। इनके इलेक्शंस के बारे में उन्होंने क्या कहा कि ऊपर वाले 2 जो लेवल्स हैं, जो जिला परिषद और पंचायत समिति है, वहां इनडायरेक्ट इलेक्शंस हो और विलेज पंचायत या ग्राम पंचायत में डायरेक्ट इलेक्शंस हो। इसका मतलब क्या कि जो भी ग्राम पंचायत के मेंबर्स होंगे उनका वैसे ही इलेक्शन होगा जैसे एमपी एमएलए का होता है। मतलब उस विलेज के सारे एलिजिबल वोटर्स वोट करें और उसे इलेक्ट करें। और जो ऊपर के लेवल की पंचायत है, पंचायत समिति और जिला परिषद, वो उनमें से इनडायरेक्टली इलेक्ट होके आए। ये इनका रिकमेंडेशन था। तो पंचायत समिति को उन्होंने एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाने की बात की और जिला परिषद को उन्होंने एडवाइजरी बॉडी बनाने की बात की। तो इसका मतलब सारा कोऑर्डिनेशन का फंक्शन, जो सुपरविजन का फंक्शन है, वो जिला या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा और जो पंचायत समिति होगी वो सारे प्लान्स को एग्जीक्यूट करेगी, जितने भी डेवलपमेंट प्लान्स हैं। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को इन्होंने पावर दी कि वो चेयरमैन बन जाए जिला परिषद के। तो ये इन्होंने रिकमेंडेशंस दिए थे, ये कोई इन्होंने एक्ट नहीं निकाला है, ना ही कोई कॉन्स्टिट्यूशन में अभी बदलाव हुआ है। He also said that transferring of adequate resources and devolution of powers in the future should be done। तो ये एक रोड मैप सा प्रोवाइड किया इस कमेटी ने और इस कमेटी की रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट भी किया गया। इस कमेटी की रिकमेंडेशंस के बाद पंचायती राज सिस्टम का सबसे पहला इंस्टीट्यूशन कहां बना? राजस्थान में। और राजस्थान एक पहला स्टेट था जिसने पंचायती राज को इंप्लीमेंट किया। इसके बाद आंध्र प्रदेश ने भी इंप्लीमेंट किया 1959 में और कई सारे स्टेट्स ने देखते देखते ये पंचायती राज सिस्टम को इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया। पर इन सिस्टम्स के साथ क्या प्रॉब्लम थी? सबसे पहली तो प्रॉब्लम यही थी कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ मेंशन ही नहीं है कि किस टाइप का सिस्टम होना चाहिए पंचायती राज का। तो एक यूनिफॉर्म नहीं है किसी भी स्टेट में। अलग अलग स्टेट अपने अपने हिसाब से अपने अपने लेवल पे पंचायती राज सिस्टम्स बना रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में 3 टियर सिस्टम है और तमिलनाडु में 2 टियर सिस्टम और वेस्ट बंगाल में 4 टियर सिस्टम। तो ये मैं 1950s की बात कर रहा हूं, जब कोई क्लियर रोड मैप नहीं है पंचायती राज सिस्टम बनाने का। महाराष्ट्र गुजरात में जिला परिषद ज्यादा पावरफुल है और राजस्थान आंध्र प्रदेश सिस्टम में पंचायत समिति। तो ये जो नॉन यूनिफॉर्मिटी हो रही है उसको हमें हटाना है, क्योंकि हमें एक यूनिफॉर्म सिस्टम चाहिए ऑल अक्रॉस द कंट्री। एक और प्रॉब्लम क्या होती थी कि ग्राम पंचायत तो बना दी गई और 3 लेवल या 2 लेवल तो बना दिए गए, पर उनके इलेक्शंस रेगुलरली नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि कोई लीगली कॉन्स्टिट्यूटेड डॉक्यूमेंट ही नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन नहीं है कि कितनी देर बाद इलेक्शन होना चाहिए। तो जब तक सिस्टमैटिक नहीं हो जाता, इसका रिप्रेजेंटेशन सही से नहीं होगा। ये गवर्नमेंट को पता लगा और 1977 में गवर्नमेंट ने बनाई अशोक मेहता कमेटी। ये उस टाइम की बात है जब जनता गवर्नमेंट पावर में आई थी और इस अशोक मेहता कमेटी ने 132 अलग अलग टाइप के रिकमेंडेशंस दिए। सबसे इंपॉर्टेंट पहला रिकमेंडेशन कि 2 टियर पंचायत होनी चाहिए। तो हमने देखा कि पिछली कमेटी थी जो बलवंत राय मेहता, उन्होंने कहा कि 3 टियर होना चाहिए। ये कहते हैं नहीं, 2 टियर होना चाहिए। जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और उसके नीचे मंडल पंचायत, जो कि एक ग्रुप ऑफ विलेजेस जिसकी पॉपुलेशन 15 से 20 हजार हो, उनका एक ग्रुप बना लें और उनको उनकी एक कॉमन पंचायत बना दें, वो होगी मंडल पंचायत। और भी कई रिकमेंडेशंस दिए इन्होंने, जैसे कि जिला परिषद को एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाना, डिस्ट्रिक्ट को पॉइंट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन बनाना। इसका मतलब क्या कि जो भी पावर्स डिवॉल्व होंगी, नीचे तक डिस्ट्रीब्यूट होंगी, उनका पॉइंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? स्टेट से डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट से सीधा विलेजेस। तो डिस्ट्रिक्ट एक नोडल पॉइंट बनाने की इन्होंने बात की। ऑफिशियल पार्टिसिपेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, तो पॉलिटिकल पार्टीज को इन्होंने बढ़ावा दिया कि वो भी इन इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करें। पीआरआईज को और पावर्स देने की बात की। रेगुलर सोशल ऑडिट कराने की बात की। सोशल ऑडिट दोस्तों ये जान लीजिए कंसेप्ट है कि लोकल लेवल, ग्राउंड लेवल पे डेवलपमेंट प्रोग्राम्स और स्कीम्स कैसे इंप्लीमेंट हो रहे हैं, इनको चेक करने, इंस्पेक्ट करने, मॉनिटर करने, इसके लिए सोशल ऑडिट कराना बहुत जरूरी है। तो ये भी इन्होंने रिकमेंडेशन दी। स्टेट गवर्नमेंट शुड नॉट सुपरसीड पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो इसका मतलब स्टेट गवर्नमेंट के पास आर्बिट्ररी पावर नहीं होनी चाहिए कि जब मन में आया इस पंचायत को इन्होंने सुपरसीड कर दिया या रिमूव कर दिया या डिसॉल्व कर दिया। तो ये पावर स्टेट के पास आर्बिट्ररीली नहीं होनी चाहिए। न्याय पंचायत की भी उन्होंने रिकमेंडेशन दी। तो न्याय पंचायत क्या है कि वो सेपरेट एक जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन हो जो विलेज लेवल पे काम करे और जो छोटे मोटे डिस्प्यूट्स हो रहे हैं विलेज में उसको वो सेटल करे।
इन सारी रिकमेंडेशंस को देखते हुए, जैसे कि स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज बनाना, SC/STs के लिए सीट्स रिजर्व करना, आप देख सकते हैं कि कितनी फॉरवर्ड लुकिंग रिकमेंडेशंस प्रोवाइड की गई थी इस कमेटी में। बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि जनता गवर्नमेंट डिसॉल्व हो गई, कोलैप्स हो गई, तो 1980 के बाद क्योंकि ये गवर्नमेंट डिसॉल्व हो गई तो इस कमेटी की रिपोर्ट पे कोई एक्शन नहीं लिया गया, कोई सब्सटैंशियल इस पे इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ। नेक्स्ट क्या हुआ एवोल्यूशन में देखते हैं 1985 में। 1985 में प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ने बनाई GVK राव कमेटी। तो आपको पता है कि नीति आयोग का प्रेडिसेसर था प्लानिंग कमीशन, जो सेंट्रल प्लान्स बनाता था और उसे स्टेट्स में इंप्लीमेंट करवाता था। तो सेंट्रल प्लानिंग कमीशन ने बनाई GVK राव कमेटी और उसने दी कुछ ऐसी रिकमेंडेशंस। जिला परिषद को सबसे इंपॉर्टेंट नोट बताया डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर की पोस्ट बनाने के लिए कहा, जो जिला परिषद का CEO होगा। तो इसका मतलब क्या देख रहे हैं आप कि डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर ज्यादा कंसंट्रेशन ऑफ पावर्स करने की रिकमेंडेशन दे रही है ये कमेटी। और क्योंकि ये कमेटी ब्यूरोक्रेसी के लिए ज्यादा अलाइन थी, ब्यूरोक्रेटिकली ज्यादा अलाइन थी, तो ये ज्यादा पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी को छोड़ के ब्यूरोक्रेसी को ज्यादा पावर्स देना चाहती थी। आप इन रिकमेंडेशन से कुछ समझ सकते हैं। इलेक्शंस टू पंचायती राज रेगुलेशंस होने चाहिए रेगुलरली, तो इस टाइप की रिकमेंडेशंस दी इन्होंने। फिर 1987 में राजीव गांधी गवर्नमेंट ने LM सिंघवी कमेटी बनाई। तो हम जो आज हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देखते हैं वो दो कमेटी से सबसे ज्यादा इंस्पायर्ड है। एक तो LM सिंघवी कमेटी और दूसरा गाडगिल कमेटी। तो LM सिंघवी ने क्या कहा कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाए, स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर कंपल्शन होनी चाहिए बनाने की और उसमें इलेक्शन करवाने की, उनके फेयर और फ्री इलेक्शंस को कंडक्ट करवाने की। तो ये पहला स्टेप बढ़ता है कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन की तरफ। न्याय पंचायत होनी चाहिए, विलेज पंचायत होनी चाहिए। विलेज पंचायत में जो भी डिसीजन आए उसके ऊपर डिस्प्यूट हो तो कहाँ जाए, जुडिशियल ट्राइब्यूनल होने चाहिए। या फिर इलेक्शन में पंचायती राज की बॉडीज में अगर इलेक्शन है और किसी इलेक्शन पर डिस्प्यूट है तो उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए जुडिशियल ट्राइब्यूनल होने चाहिए। ये रिकमेंडेशंस दी LM सिंघवी ने। इसके बाद 1988 में ही बनी कांग्रेस पार्टी द्वारा गाडगिल कमेटी। और ये गाडगिल कमेटी के हम जो रिकमेंडेशंस देखेंगे वो ऑलमोस्ट 80 to 70% हमने कॉन्स्टिट्यूशन में पुट किए हैं इसी फॉर्म में जिसमें इन्होंने रिकमेंड किए थे। तो गाडगिल कमेटी ने क्या रिकमेंडेशंस दी, वही जो सिंघवी जी ने कहा कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दो, 3 टियर बॉडीज बना लो, टर्म उनकी फिक्स्ड कर दो कि 5 साल टर्म है, इसके बाद री इलेक्शन होगा, तीनों लेवल पे डायरेक्ट इलेक्शन हो। ये ना हो कि कहीं पे इनडायरेक्ट इलेक्शन हो रहे हैं, नॉमिनेशन हो रही है, और कहीं पे डायरेक्ट इलेक्शंस, तीनों पे डायरेक्ट इलेक्शंस हो। SCs, STs, विमेन, इनके लिए सीट्स रिजर्व हों और PRIs को ज़्यादा पावर्स दी जाए, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। तो मतलब अगर मैंने किसी स्कीम को इंप्लीमेंट कराना है, मान लीजिए मनरेगा को इंप्लीमेंट कराना है, तो सीधा सीधा मैं पंचायती राज इंस्टीट्यूट्स को फंड्स दूं और वो फंड्स उसे इंप्लीमेंट करने में लगाए। और आंसरेबिलिटी भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की होगी कि मैं ग्राम पंचायत से पूछूंगा कि भैया आपको जितने फंड्स दिए थे उसका आपने क्या किया, कहाँ एलोकेट किए। तो ये PRIs के पास जो पावर्स देने की बात की, ये भी गाडगिल कमेटी नहीं की। और क्योंकि उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो उनको पावर्स भी देनी पड़ेगी। तो टैक्स कलेक्शन, फीस कलेक्शन, इस सब की पावर्स आपको ग्राम पंचायत को देनी पड़ेगी। दो इंपॉर्टेंट और रिकमेंडेशंस दी है इन्होंने, वो क्या, फाइनेंस कमीशन बनाने की। आपको पता है नेशनल लेवल पे फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया बनता है आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे। वैसे ही हर स्टेट के लिए फाइनेंस कमीशन बनाने की रिकमेंडेशन और वहां की ग्राम पंचायत के इलेक्शन करवाने के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाने की रिकमेंडेशन, ये भी गाडगिल कमेटी ने दी है। तो ये रिपोर्ट जो है वो एक तरह का बेसिस बन गई कि अब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके पंचायती राज को एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट देना है, उसके लिए ये बेसिस बनी ये रिपोर्ट। और भी कई कमेटीज आई थी जैसे दांतवाला कमेटी, हनुमंत राव कमेटी, ठनगन कमेटी। तो आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर कितना विचार विमर्श हुआ है ओवर द पीरियड आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। तो अब इसका कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन कैसे हुआ फाइनली। 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाया राजीव गांधी जी ने, पर यह बिल राज्यसभा में क्लियर नहीं हो पाया क्योंकि ऑपोजिशन पार्टीज को इसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी। इसके बाद VP सिंह की गवर्नमेंट आई, उन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल मूव किया, पर क्योंकि उनकी गवर्नमेंट इससे पहले ही कोलैप्स हो गई कि बिल पास हो जाता, तो ये बिल लैप्स हो गया। फाइनली 1991 में PV नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट के अंडर ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ और फाइनली इसे पास किया गया एज 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। तो
तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 ही वो एक्ट है जो पंचायती राज को, ग्राम पंचायत को, विलेज पंचायत को हमारी कंट्री में इंप्लीमेंट करवाता है कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट के साथ। तो अब हमने देखा कि कैसे हम पहुंचे थॉट प्रोसेस ऑफ पंचायत टू इट्स इंप्लीमेंटेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आखिर इसके है क्या। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या कहता है? सबसे पहले तो उसने कॉन्स्टिट्यूशन में पंचायत नाम का पार्ट 9 ऐड कर दिया, तो मतलब एक नया चैप्टर ही ऐड कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन में। और उसने क्या किया, आर्टिकल 243 से लेके 243O तक, आर्टिकल 243 से 243O तक ये सारे प्रोविजंस जितने भी हैं वो सारे रिलेटेड टू पंचायत हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये ऐड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। और क्या किया, 11th शेड्यूल ऐड किया कॉन्स्टिट्यूशन में। अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन में 10 शेड्यूल्स थे, उसने एक 11th और ऐड कर दिया। उस 11th शेड्यूल में क्या है, उस 11th शेड्यूल में 29 ऐसी आइटम्स लिस्टेड हैं जिनकी पावर्स या जिनके ऊपर रूल मेकिंग पावर्स या फंक्शनल पावर्स आपने ग्राम पंचायत या पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को प्रोवाइड करनी है। तो ये एक लिस्ट ऑफ आइटम्स है कि इन आइटम्स के ऊपर पंचायती राज डिसीजन मेकिंग पावर्स ले सकता है, फाइनेंशियल पावर्स ले सकता है, इंप्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग पावर्स ले सकता है। तो अब इस एक्ट के सेलिएंट प्रोविजंस देखते हैं। सबसे पहले यह बात करता है ग्राम सभा के बारे में। ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में कंफ्यूज मत होइएगा। ग्राम पंचायत एक इलेक्टेड बॉडी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है जिसको विलेज के सारे वोटर्स इलेक्ट करते हैं। पर ग्राम सभा क्या है? ग्राम सभा ट्रू पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करता है। तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में एक बॉडी है जिसके मेंबर्स कौन है, उस विलेज कॉन्स्टिट्यूएंसी के सारे एलिजिबल वोटर्स, मतलब जो भी 18 साल से ऊपर है वोट दे सकते हैं, और विलेज के मेंबर्स है, रेजिडेंट्स है, वो सभी ग्राम सभा के मेंबर्स हैं। वही ग्राम सभा हमारी पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी को शेप देती है। इट इज द फाउंडेशन ऑफ पंचायती राज। स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर है कि ग्राम सभा के क्या पावर एंड फंक्शन होने चाहिए वो डिसाइड करें। तो अभी आप इन इंस्टीट्यूशंस में देखेंगे कि पंचायती राज से रिलेटेड मोस्ट ऑफ द पावर्स आर गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट्स। तो ये डेवोल्यूशन कहाँ से हो रहा है? सेंटर से स्टेट्स को हो रहा है। और हमारा आइडियल क्या कहता है कि स्टेट से ही होना चाहिए लोकल बॉडीज को। तो यही इसी तरह की डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन ऊपर से लेके नीचे तक पावर को डिवॉल्व करती है। नेक्स्ट प्रोविजन 3 टियर सिस्टम। तो 3 टियर सिस्टम तो आपको पता ही है, डिस्ट्रिक्ट पे जिला परिषद, इंटरमीडिएट पे पंचायत समिति और ग्राम पंचायत विलेज लेवल पे। लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन भी है। वो क्या? अगर 20 लाख से ज्यादा आपके स्टेट की पॉपुलेशन नहीं है तो आपको इंटरमीडिएट पंचायत बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे अरुणाचल प्रदेश में अभी तक 20 लाख से कम पॉपुलेशन थी तो वहां पे इंटरमीडिएट पंचायत नहीं थी, तो ये आपके ऊपर कंपल्शन नहीं है, ये एक एक्सेप्शन है। नेक्स्ट, डायरेक्ट इलेक्शंस। तो मैंने जैसा आपको बताया कमेटी की रिकमेंडेशंस में, गाडगिल कमेटी की रिकमेंडेशंस में बताया कि डायरेक्ट इलेक्शंस तीनों लेवल पे होंगे, तो वैसा ही यहां भी होता है। ऑल मेंबर्स एट ऑल लेवल्स आर इलेक्टेड डायरेक्टली। कोई इनडायरेक्ट नॉमिनेशन से इलेक्शन नहीं होता। हाँ, कुछ जगहों पे, कुछ स्टेट्स के पास डिस्क्रिशन है कि वो एमपीज, एमएलएज इन लोगों को नॉमिनेट कर दें ग्राम पंचायत या किसी इंटरमीडिएट पंचायत में, पर मोस्ट ऑफ द सीट्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड। चेयरपर्सन ऑफ इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट पंचायत इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है। तो एक चेयरपर्सन की पोस्ट होती है सेकेंड और फर्स्ट ईयर पे, उसको आप उनमें से इलेक्ट करते हैं जो आपके ऑलरेडी डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स आ गए हैं। मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट पंचायत में इलेक्ट होके 50 लोग आए और उन 50 लोगों ने आपस में ये इलेक्ट किया कि इस डिस्ट्रिक्ट पंचायत का चेयरमैन कौन होगा, तो ऐसे इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। चेयरपर्सन ऑफ विलेज पंचायत तो स्टेट डिटरमिन करेगा। तो अगर विलेज पंचायत में ये कह दिया कि उसके अलग से डायरेक्ट इलेक्शन होंगे तो वो भी हो सकता है। कोई स्टेट ऐसा भी कह सकता है कि भैया विलेज पंचायत का आप डायरेक्टली इलेक्शन करवा दो, डायरेक्ट लोगों से पूछ लो कि कौन चेयरमैन होना चाहिए, तो वो भी हो सकता है। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। रिजर्वेशन किन के लिए होती है? सबसे पहले तो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए एवरी पंचायत के एवरी लेवल पे सीट्स रिजर्व्ड होनी चाहिए। और उस रिजर्वेशन का क्या फॉर्मूला है? जितनी उनकी पॉपुलेशन होगी उसी के प्रोपोर्शन में उनके लिए सीट्स रिजर्व की जाएगी। चेयरपर्सन की सीट भी आप रिजर्व कर सकते हैं और वो स्टेट गवर्नमेंट की डिस्क्रिशनरी पावर है। रिजर्वेशन इनके लिए यानी कि एससीज और एसटीज के लिए तो है, लेकिन विमेन के लिए भी है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1/3 मतलब 33.33% से कम सीटें आप विमेन के लिए रिजर्व नहीं कर सकते। 1/3 सीट्स आपको मिनिमम रिजर्व करनी ही पड़ेगी और आप उससे ज्यादा भी कर सकते हैं। जैसे इंडिया के कई स्टेट्स में 50% रिजर्वेशन है विमेन के लिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में।
ड्यूरेशन 5 साल की ड्यूरेशन ये प्रोवाइड करता है और उसके पहले भी इसे डिसॉल्व किया जा सकता है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिए, अगर किसी भी विलेज पंचायत या इंटरमीडिएट पंचायत को उसकी 5 साल की टर्म से पहले डिसॉल्व कर दिया गया तो उसकी अगली जो पंचायत आएगी वो बाकी की टर्म के लिए बनेगी। मान लीजिए 2 साल हो गए हैं पंचायत बने और उसको डिसॉल्व कर दिया, तो नेक्स्ट जो पंचायत होगी वो बाकी के 3 साल के लिए बनेगी, उसको फ्रेश टर्म नहीं दिया जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट टेक्निकल पॉइंट है, आप इसे याद रख लें। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्क्वालिफिकेशन कैसे हो सकती है। उसके लिए स्टेट को पावर दी गई है कि स्टेट आप जो मर्जी रूल बनाना चाहे डिस्क्वालीफाई करने के लिए कैंडिडेट को। तो मान लीजिए कई स्टेट्स ऐसे भी लागू करते हैं, इंप्लीमेंटेशन करते हैं कि अगर वो 10वीं क्लास तक नहीं पढ़ा है कैंडिडेट तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो आप देख लें कि ये क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन स्टेट के पास कितनी पावर दी गई है। 21 ईयर्स रखी गई है इलेक्शन के लिए। तो आपको पता है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमएलए बनने के लिए आपको मिनिमम 25 ईयर्स ऑफ एज होना चाहिए, लेकिन ग्राम पंचायत और उसके इंटरमीडिएट लेवल्स के लिए आपको सिर्फ 21 ईयर्स का होने की जरूरत है। जो भी इस डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड डिस्प्यूट्स होगा उसके लिए स्टेट लेजिस्लेचर बताएगा कि कौन सी बॉडी बना दी जाए। तो स्टेट लेजिस्लेचर के पास ये पावर है कि मैंने कल को ट्राइब्यूनल बना दिया, एक जुडिशियल ट्राइब्यूनल, जिसने डिसाइड करना है कि जो भी डिस्प्यूट होगा उसका क्या रिजल्ट निकलेगा। नेक्स्ट प्रोविजन स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया जाएगा स्पेशली पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के इलेक्शंस के लिए। उसका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन नहीं करवाएंगे, अलग अलग स्टेट के स्टेट इलेक्शन कमीशंस इलेक्शंस करवाएंगे। उसके स्टेट इलेक्शन कमीशन को कौन अपॉइंट करेगा? गवर्नर। और उनके भी ग्राउंड ऑफ रिमूवल बहुत स्ट्रिक्ट हैं। जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और उनके लिए उनका रिमूवल करना बहुत मुश्किल है, उनके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन मैंडेटेड है, वैसे ही हमारे स्टेट इलेक्शन कमीशन को रिमूव भी करना बहुत मुश्किल है। उसके लिए कुछ टर्म्स और एडवांस उसके लिए कुछ टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंस भी ऐसी रखी हैं कि ताकि आप आर्बिट्रेरली उनको रिमूव ना कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट फाइनेंसेस। अब आपको पता है कि अगर हमने इन्हें राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रोवाइड करनी है पंचायती राज को, तो हमें इनके फाइनेंसेस का भी ध्यान रखना होगा। वो सारी पावर्स भी स्टेट्स को डिवॉल्व की गई है। तो स्टेट लेजिस्लेचर ये लॉ बना सकता है कि पंचायत कौन से टैक्स लगाए, कौन सी ड्यूटीज लगाए, कौन से टोल्स लगाए, और वो पंचायत टैक्स और ड्यूटीज में से जो पैसा आ रहा है वो कितना किसको असाइन करना है वो भी स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड कर सकता है। ग्रांट्स इन एड प्रोवाइड करने हैं वो भी स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड कर सकता है। और एक अलग से फंड बनाना है, मान लीजिए मैंने पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लिए अलग से एक फंड बना लिया और उसमें मैं टैक्स कलेक्ट करके पैसे रखता हूं और उसे इंप्लीमेंट करता हूं, वो भी स्टेट की अपनी डिस्क्रिशन है। सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा कुछ नहीं कह सकती स्टेट को कि आप ये करें। तो आप देखिए कि स्टेट्स के पास कितनी पावर है। आगे आके यही प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि स्टेट्स के पास जो पावर है वो नीचे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को डिवॉल्व नहीं कर रहे। स्टेट फाइनेंस कमीशन की बात भी हुई है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि फाइनेंस कमीशन नेशनल लेवल पे है, वैसे ही स्टेट लेवल पे है, और उसके भी पैरेलल ही फंक्शंस हैं कि स्टेट और पंचायती राज के बीच में टैक्स रेवेन्यू को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए और अलग अलग कौन सी ग्राम पंचायत को कितना पैसा दिया जाए, ये स्टेट फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करेगा। ड्यूटीज, टोल्स, टैक्सेस, फाइनल डिसीजन लेजिस्लेचर के पास है, लेकिन रिकमेंडेशन प्रोवाइड करने के लिए एक अलग से बॉडी बनाई गई है। तो पंचायत के फंड को इंप्रूव कैसे करना है, इनको एनहांस कैसे करना है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट से जो एडवांसेस आ रहे हैं उनको कैसे इंप्लीमेंट करना है, कहाँ लगाना है, कौन से रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम में लगाना है या सैनिटेशन में लगाना है, ये रिकमेंडेशंस हमारा स्टेट फाइनेंस कमीशन देगा। और स्टेट लेजिस्लेचर ही इस फाइनेंस कमीशन की कॉम्पोजिशन, उसके लिए क्वालिफिकेशंस, ये सब डिसाइड करेगा। तो सब देख रहे हैं आप, स्टेट लेवल पे ही काम चल रहा है पंचायती राज के लिए। एक्सेप्शंस भी हैं, मतलब कई ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लगता ही नहीं, एप्लीकेबल ही नहीं। तो आपको पता होगा कि अगस्त 2019 तक तो J&K भी यही था, क्योंकि वहां पे अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन था और आर्टिकल 370 के अंडर जो इंडिया के अदर स्टेट्स में लॉज एप्लीकेबल थे वो J&K में नहीं थे। तो इसी तरह ये भी एप्लीकेबल नहीं था। पर अब आप देखते हैं कि आफ्टर एब्रोगेशन 370 वहां पे ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का लॉ लगाया जा सकता है। सिमिलरली नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट्स, मतलब 5th and 6th शेड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो ट्राइबल एरियाज मेंशन्ड है वहां
मणिपुर की डिस्ट्रिक्ट हिल काउंसिल स्टेट्स, मतलब मणिपुर में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल अलग से बनाई गई हैं, तो उनके अंदर ये इंप्लीमेंट नहीं होता। और दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट जहां पे दार्जिलिंग हिल काउंसिल अलग से बनाई गई है वहां की गवर्नेंस के लिए, वहां भी ये इंप्लीमेंट नहीं होता। तो आप देख रहे हैं कितने एक्सेप्शंस हैं यहाँ, और वो एक्सेप्शंस बेसिकली इसलिए दी गए हैं कि वहां की जो इंडिजीनियस पॉपुलेशन है, वहां की ट्राइबल पॉपुलेशन है, उनकी जो गवर्नेंस सिस्टम्स हैं वो डिस्टर्ब ना हो। तो सेंटर और स्टेट के बीच में, या आप कह सकते हैं कि सेंटर और वहां के लोगों के बीच में एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है कि हम यहां इंटरफेयर नहीं करेंगे और आप हमारे यूनियन को, इंटीग्रिटी को कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो आपको जैसे मैंने पहले भी बताया कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने कुछ लिस्ट्स किए जो 11th शेड्यूल में हमारे मेंशन्ड है। वो लिस्ट कुछ ऐसे हैं कि एग्रीकल्चर, फिशरीज, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, फूड एंड फॉडर, एनिमल हस्बेंड्री। तो ये 29 आइटम आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये सारी 29 आइटम पे पावर डिवॉल्व करना, मतलब ग्राम पंचायत को पावर डिवॉल्व करना उनकी टैक्सेशन के रिलेटेड, उनके मेंटेनेंस के रिलेटेड, उनकी मैनेजमेंट के रिलेटेड, ये सारी पावर्स कौन डिवॉल्व करता है? स्टेट करता है। तो मतलब मैं अगर एक स्टेट गवर्नमेंट हूं तो मैं कह सकता हूं कि देखो ग्राम पंचायत को मैं इन 29 में से सिर्फ 10 आइटम्स डिवॉल्व करता हूं, बाकी मैं अपने कंट्रोल में ही रखता हूं। तो ये जो एक कैविएट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट में, उसकी वजह से काफी टसल चलता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और स्टेट्स के बीच में। हमारे 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के कुछ कंपलसरी प्रोविजंस हैं और कुछ वॉलंटरी प्रोविजंस। कंपलसरी मतलब इनको आपने इंप्लीमेंट करना ही करना है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर एंड कट इन बोर्ड लिखा हुआ है कि आपको ये इंप्लीमेंट करने हैं। और कुछ वॉलंटरी प्रोविजंस हैं जो ऑप्शनल है स्टेट्स के लिए, तो उसको आप एक बारी देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पे ये क्लियरली मेंशन्ड है। तो ग्राम सभा बनाना कंपलसरी है, 3 टियर पंचायत बनाना कंपलसरी है, डायरेक्ट इलेक्शंस करवाना कंपलसरी है, चेयरमैन के लिए इनडायरेक्ट इलेक्शंस करवाना कंपलसरी है। और ये सारे फीचर्स जैसे कि 21 ईयर्स मिनिमम एज, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC ST, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर विमेन, 5 ईयर टेन्योर फॉर पंचायत, स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन, ये चीजें करना कंपलसरी है। मतलब हर स्टेट को ये इंप्लीमेंट करना ही होगा, ऑप्शन नहीं दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ने। और कुछ चीजों के रिलेटेड ऑप्शंस भी हैं, जैसे MP और MLA को क्या आपने डिस्ट्रिक्ट पंचायत में रिप्रेजेंटेशन देना है, क्या आपने उन्हें नॉमिनेट करना है। मान लीजिए किसी एक डिस्ट्रिक्ट से, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक MLA है और उसकी डिस्ट्रिक्ट पंचायत में आपने उसे नॉमिनेट करना है, तो स्टेट की डिस्क्रिशनरी पावर है, कर भी सकता है, नहीं भी। रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर बैकवर्ड क्लासेस, आपने देखा कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और विमेन, इन तीनों सेक्शंस के लिए तो रिजर्वेशन कंपलसरी है, लेकिन बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन करना है, ये स्टेट के ऊपर छोड़ दिया गया। पंचायत को ऑटोनॉमस बॉडी बनाना, उसको उन 29 सब्जेक्ट्स जो 11 शेड्यूल में लिखे हैं उनमें से किसके रिलेटेड पावर देनी है, किसके रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, ये भी स्टेट गवर्नमेंट की वॉलंटरी पावर है। फाइनेंशियल पावर ग्रांट्स करना, मतलब कि अगर किस टैक्स को स्टेट पंचायती राज को बोले कि आप ये टैक्स लगा सकते हैं, आप ऐसे रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं, ये सारी वॉलंटरी पावर्स हैं। तो ये एक तरह का टसल हो गया हमारी डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में और सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी ऑफ स्टेट्स के बीच में। तो इसी वजह से काफी ज्यादा लोकल गवर्नमेंट्स में प्रॉब्लम्स भी आती हैं। अब हम एक आखिरी चीज देखते हैं, एक आखिरी कंसेप्ट देखते हैं। हमने देखा कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये कुछ एरियाज में एप्लीकेबल नहीं है, जिसकी लिस्ट मैंने आपको बताई, लेकिन एक एक्ट है जिसके द्वारा हमने ये डिसाइड किया कि हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को इन एरियाज में जहां वो एक्सेप्शनल है वहां भी इंप्लीमेंट करें। उस एक्ट का क्या नाम है? प्रोविजंस ऑफ पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996। कि आपको मैंने बताया कि 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में 10 स्टेट्स में कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पे ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं है, पर अगर हमने इसे ऑप्शनल बनाना है, एप्लीकेबल करना है, तो इस पेसा एक्ट जिसे कहते हैं 1996 पेसा एक्ट के द्वारा हम कर सकते हैं। तो इट इज एक्सटेंडिंग द पावर्स ऑफ 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट टू 5th शेड्यूल एरियाज। तो बेसिकली शेड्यूल्ड एरियाज क्यों बनाए गए थे? क्योंकि यहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन रहते हैं और उनके अपना कल्चर होता है, अपनी फूड हैबिट्स होती हैं, अपनी गवर्नेंस स्ट्रक्चर भी होता है कि वो लोग ये मानते ही नहीं कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है तो इसे ये फंक्शंस प्रोवाइड करने चाहिए। तो वो अपने इस कल्चर को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, इसलिए
ये 5th शेड्यूल बनाया गया। तो पेसा एक्ट क्यों बनाया गया कि ताकि इन शेड्यूल्ड एरियाज में भी पंचायती राज सिस्टम आ सके, ट्राइबल्स के लिए एक अलग से सेपरेट सिस्टम ऑफ सेल्फ रूल आ सके, ग्राम सभा को विलेज पंचायत का न्यूक्लियस बनाया जा सके। तो आप देखेंगे कि पेसा एक्ट के अंडर ग्राम सभा, जो कि सारे वहां के वोटर्स हैं, उनकी एक बॉडी है, तो उनको बहुत ज्यादा पावर्स दी गई है। ट्राइबल कस्टम्स, ट्रेडिशंस, इनको प्रोटेक्ट करना, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस ताकि ट्राइबल इंस्टीट्यूशंस के पावर को ग्रास्प ना कर ले, ये भी इस पेसा एक्ट का एक पर्पस है। तो आइए देखते हैं उसके कुछ सेलिएंट फीचर्स। तो सबसे पहले जो भी आप लॉ बनाएंगे पंचायती राज से रिलेटेड, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर है कि अपने अपने स्टेट में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को इंप्लीमेंट करने के लिए वो लॉ बनाए। तो स्टेट गवर्नमेंट जो भी लॉ बनाए वो उनके ट्राइबल, सोशल, रिलीजियस, कस्टमरी लॉ और प्रैक्टिसेस से मेल खाता हो। ऐसा ना हो कि उनका ट्राइबल कस्टम कुछ और कहता है, आप कोई और लॉ बना दो। तो ये पेसा एक्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। एवरी विलेज शैल हैव अ ग्राम सभा एंड ग्राम सभा विल हैव द फॉलोइंग पावर्स। वो क्या? सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोग्राम अगर आपने कोई इंप्लीमेंट करना है उस एरिया में, तो उससे आपको ग्राम सभा का परमिशन लेना पड़ेगा। देखिए, सारे लोग जितने भी ट्राइबल्स वहां रहते हैं वो एक साथ होके इंप्लीमेंट करवाएंगे या नहीं करवाएंगे, ये उनका डिसीजन है। ग्राम सभा will be responsible for identification of beneficiaries under poverty alleviation schemes and other schemes। मान लीजिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को, जिसमें गैस सिलेंडर्स बांटे जाते हैं, उसको हमने ट्राइबल एरियाज में इंप्लीमेंट करना है। तो कौन लोग एलिजिबल होंगे इसको लेने के लिए, वो ग्राम सभा डिसाइड करेगी। तो पेसा एक्ट की ब्यूटी देखिए आप, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में कितनी कॉम्प्रिहेंसिवली बात करता है। ग्राम सभा विल बी कंसल्टेड बिफोर मेनी डिसीजंस। तो अगर मैंने विलेज के लिए कोई फंड्स एलोकेट किए हैं, कोई यूटिलाइज करने हैं फंड्स, उसके लिए भी मुझे ग्राम सभा की परमिशन चाहिए। और क्या फीचर्स हैं इस पेसा एक्ट के? और क्या फीचर्स हैं? 50% रिजर्वेशन फॉर एसटी मेंबर्स एट ऑल लेवल्स। तो मतलब ये तो बता ही दिया गया कि इन ट्राइबल एरियाज में शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए 50% रिजर्वेशन है। ऑल सीट्स ऑफ चेयरपर्सन विल बी रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब मेंबर्स। तो मतलब जो भी चेयरपर्सन बनेगा तीनों लेवल पे, इंटरमीडिएट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और ग्राम पंचायत लेवल पे, वो तीनों चेयरपर्सन ट्राइबल एरियाज के शेड्यूल्ड ट्राइब्स में से आएंगे। स्टेट गवर्नमेंट्स के पास ये पावर है कि वो नॉमिनेट कर सके एसटी मेंबर्स को। तो मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि ये शेड्यूल्ड ट्राइब, एक पर्टिकुलर शेड्यूल्ड ट्राइब रिप्रेजेंटेड नहीं है पंचायत में, तो वो अपने आप इसे नॉमिनेट कर सकते हैं, किसी मेंबर को नॉमिनेट कर सकते हैं। उसके लिए इलेक्शन भी करवाने की जरूरत नहीं। पंचायत के पास पावर्स होगी, बहुत सारी पावर्स, जैसे कि माइनर वाटर बॉडीज को मैनेज करना, इंटॉक्सिकेंट सेल और परचेज को रेगुलेट करना, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस यानी कि फॉरेस्ट मटेरियल जो भी आता है, जैसे तेंदू लीव्स होते हैं जो छत्तीसगढ़ के ट्राइबल एरियाज में ट्राइबल पीपल दे आर यूजिंग इट फॉर रेवेन्यू जनरेशन, तो उसके ऊपर कंट्रोल सारा ट्राइबल लोगों का होगा, ग्राम पंचायत का होगा। तो ग्राम सभा प्लस ग्राम पंचायत बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन अकॉर्डिंग टू दिस पेसा एक्ट। मैनेजमेंट ऑफ विलेज मार्केट्स, मनी लेंडिंग एक्टिविटीज, लोकल प्लान, मतलब कि लोकली हमने कहां एलोकेट करना है, क्या हमने हाउसिंग में एलोकेट करना है पैसा, वाटर एंड सैनिटेशन में करना है, ये सारी पावर्स लोकल गवर्नमेंट के पास आ जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि ट्रू डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन यहां पे अचीव हो गया है। So this was all about Panchayati Raj institutions in India. Hope you liked the video. Please subscribe our YouTube channel. If you have any queries, please contact the email ID given on your screen. You can also WhatsApp us on the given number. Thank you.